ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बताओ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हमने डायरेक्ट नहीं की। सबसे पहले हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या कोई भी रिवॉल्यूशन होता ही क्यों है, ठीक है, उसके कुछ कारण होते हैं। तो कारण कौन कौन से थे यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? 4 कारण। कौन कौन से? नंबर 1 पॉलिटिकल रीजन थे। पॉलिटिकल रीजन क्या था कि जो राजा थे वहां पे, जितने भी राजा राज कर रहे थे वो सब जो है लड़ाइयां बहुत कर रहे थे, जिससे कि कर्जा बढ़ चुका था फ्रांस का, ठीक है। दूसरा सोशल कॉज थे, यानी सोसाइटी का बंटवारा जो था इस तरीके से था, 3 एस्टेट में बटा हुआ था, जिसमें कि जो फर्स्ट एस्टेट थे वो क्लर्जी थे, क्लर्जी मतलब जो चर्च से रिलेटेड है। सेकेंड एस्टेट जो था वो क्या था? नोबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े जमींदार लोग थे और जो फ्यूडल लॉर्ड्स जिनको कहते थे। थर्ड एस्टेट में कौन आते थे? बाकी सारे लोग, यानी कि प्रोफेसर्स, लॉयर्स, डेली वेजर्स, आर्टिसंस, ये सब के सब, ठीक है। तो और थर्ड एस्टेट में भी कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ लोग रईस भी थे, कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बहुत गरीब थे, है ना, थर्ड एस्टेट में। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि जो अगला जो कॉज था वो था इकोनॉमिक कॉज, और इकोनॉमिक कॉज हमेशा सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा था कि टैक्स का जो सिस्टम था वो इस तरीके से था कि नाकाबिले बर्दाश्त था। किसके लिए? थर्ड एस्टेट के लिए। इसका मतलब कि जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, जबकि वो सुपर डुपर रिच थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स किनको भरना है? जो थर्ड एस्टेट में जो गरीब हैं, सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उनको टैक्स भरना पड़ता था। और दूसरी बात और क्या हुई थी कि 1789 के टाइम के आसपास बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर हुआ था उस समय, और उस कारण से क्रॉप क्या हुआ? फेलुअर हो गया, फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया, ठीक है। तो इस कारण से जो है लोगों में गुस्सा और ज़्यादा था। फिर अगला क्या होता है? नेक्स्ट कॉज क्या है? इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज मतलब वहाँ के जो कुछ जाने माने जो फिलोसफर्स थे, जिनके पास कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा विचार, अच्छे विचार रखते थे, उनकी बातें लोग मानते थे, ठीक है। उनमें से कौन कौन है? जैसे कि इमैनुअल कांत, जैसे कि रूसो, जैसे कि जॉन लॉक, है ना, मॉन्टेस्क्यू, ये सब जो हैं फिलोसफर्स थे फ्रांस में। अब इन लोगों की बातें जो हैं लोग मानते थे, और ये लोग कहते थे, ये लोग क्वेश्चन करते थे कि किसने आपको ये हुक्म दिया या किसने आपको ये इजाज़त दी कि आप लोगों का शोषण करें। अब इतना, ये 4 कॉज तो हो गए। फिर आता है कि आखिरकार इस क्रांति की चिंगारी, पहली चिंगारी कहाँ पे फूटी, यानी शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले जो पहली चिंगारी जो फूटी थी कब? जब राजा किंग लुई 16 ने अपना एक स्टेट जनरल बुलाया अपने, कहाँ? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। पैलेस ऑफ वर्साइल्स में बुलाया, जिसका कि मुद्दा क्या था उस दिन का? कि जो गरीबी छा रखी है पूरे कंट्री में, यानी जो कर्जे बढ़ चुके हैं पूरे फ्रांस में, उसको कम कैसे किया जाए, है ना, ये मुद्दा था। अब लोगों को पता था कि अगर कर्जा बढ़ चुका है तो इसका मतलब टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि जो राजा है, जो देश है, उसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं? टैक्स से आ रहे हैं। और टैक्स देना किसको है? फर्स्ट एस्टेट को देना नहीं है, सेकंड एस्टेट को देना नहीं है, देना किसको पड़ेगा? थर्ड एस्टेट को। अब जो है तलवार लटक रही है किसके ऊपर? थर्ड एस्टेट का। लेकिन उनको पता है कि मरेंगे तो हम ही, हलाल तो हम ही को होना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो भरने से रहे। तो उसके बाद जो है अब वोटिंग कराने का सिस्टम था वहां पे। और वोटिंग का सिस्टम किस तरीके का था, है ना? एक स्टेट के लिए एक वोट। ओके, तो इसका मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने कह दिया कि हाँ टैक्स बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हो गया 2/3 मेजोरिटी, 3 में से 2 ने हाँ कर दिया, इसका मतलब टैक्स बढ़ के ही रहेगा 100%। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि थर्ड स्टेट वाले चाहे ना कहें या हाँ कहें, टैक्स तो उनको भरना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है ना। अब इस टाइम पे जो है तीसरे थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उनका दिमाग, उन्होंने सोचा, उन बेवकूफ़ तो वो भी नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे बगावत कर दिया, ठीक है। कहाँ पे? स्टेट जनरल में ही। क्या कहा कि हम आपकी बात को नहीं मानते, आप जो ये वोटिंग सिस्टम आपने जो अपना रखा ये सही नहीं है। अगर वोटिंग कराना ही है तो आप क्या कराइए, एक इंसान पे एक वोट,
ठीक है, एक इंसान का एक वोट, इस तरीके से कराइए। तो लेकिन राजा मानने को तैयार हुआ क्या? राजा नहीं माना। तो राजा नहीं माना तो थर्ड एस्टेट के लोग, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी अकड़ गए, वो भी अलग हो गए। कहें कि अगर वो नहीं मान रहा तो हमारी तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो असली में राज तो हमको करना चाहिए। ये राजा और इनके जो लोग हैं वो हम पे कैसे राज कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं पीछे हटोगे तो हम भी नहीं हटेंगे पीछे, और वो भी अड़ गए। और उसके बाद क्या किया थर्ड एस्टेट के लोगों ने? क्या बना लिया फिर? अपना एक नेशनल असेंबली का गठन कर लिया। बोला कि तुम अगर अपना ये जो स्टेट जनरल बना के रखे हो, यहाँ पे सभा करते हो, हम खुद का एक आर्मी बनाएंगे, खुद का एक सभा बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तुम्हारी बातें उसमें नहीं चलेगी, ठीक है। और यहां से किसकी शुरुआत हो गई? नेशनल असेंबली की। किसने बनाया ये? थर्ड एस्टेट के लोगों ने। अब थर्ड एस्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली। और क्या, जब थर्ड एस्टेट के लोग जब आए कि सभा कहाँ करेंगे, कहाँ आए? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, क्योंकि सभाएं कहाँ होती थी? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। कमरे वहीं थे बड़े बड़े बैठने के लिए। तो जो किंग लुई 16 थे, इन्होंने क्या किया? गेट ही बंद कर दिया, अंदर से लॉक। अब अंदर जाओगे कहाँ, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा कि क्या कोई जगह नहीं है क्या फ्रांस में? बगल में ही टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट में ही जाकर के लोगों ने क्या किया? ओथ लिया कि आज से हम शपथ लेते हैं कि हम इस रूल के खिलाफ, ये जो अभी तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के रहेंगे। तब तक नहीं हम अपने इस नेशनल असेंबली को भंग करेंगे जब तक कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं फेमस टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है, जो कि तुम्हारे किताब में बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन तो स्टार्ट हो चुका था, चिंगारी तो भड़क गई। एक चिंगारी काफी होती है किसी क्रांति को आग लगाने में, ठीक है। तो अब ये आग तो लग चुका था, लोगों ने क्या किया? अब सबसे पहला काम किया कि थर्ड एस्टेट वाले लोगों ने जब ये समझा कि असली पावर तो हम में है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? हमारी, है ना। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और ये जो चर्च के लोग हैं, ये हम ही को गुलाम बना के रखे थे अभी तक। तो उन्होंने क्या किया कि अब हम इनकी बात नहीं मानेंगे। गए और जून में, पूरा जून क्या किया? तबाही मचाया। क्या किया उन्होंने? तबाही, पूरा फ्रांस में तबाही मचा दिया, ठीक है। सारे जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स जहां पे लोग काम कर रहे थे, उनको जाकर के घर से बाहर निकाला, मारना शुरू किया, मारा, लूटा, खसोटा, आग लगा दिया सब जगह, ठीक है। घर वर सब तोड़ ताड़ दिया। वहां से कितने सारे फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जो जमींदार थे, सेकंड और फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, वो अपना घर छोड़ छोड़ के दूसरे देश भाग रहे थे। क्यों? डर के मारे। अब इसके बाद जो है 14 जुलाई सन 1789, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 17 जुलाई 1789। इस दिन क्या हुआ था? बास्टील नाम का जगह है जहां पे कि एक किला है, उस किले में ये मतलब वहां पे कैदी को रखा जाता था। और एक किसी ने, मतलब कोई होगा, र्यूमर फैला दिया कि वहां पे हजारों कैदियों को बंद करके रखा है। कैदी कौन? रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। जो क्रांतिकारी हमारे भाई बहन हैं, उनको क्या कर रहे हैं? बंद करके रखा, और उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो अब ये लोग ने, पूरा क्रांतिकारी लोग जो है गुस्से में आ गए, कहे कि चलो भाई बास्टील चलो, हमारे दोस्त लोग, हमारे भाई लोग को कैद करके रखा है, ऐसे कैसे, हम सह नहीं सकते। गए सब के सब, जो भी मिला, बंदूक तो था नहीं उनके पास, बर्छा फावड़ा जो भी है ना, लाठी डंडा जो मिला सब लेकर के चल दिए। किधर? बास्टील की। आज तो बास्टील का किला खत्म, है ना। और इसी तरीके से गए और जा करके, गुस्सा इतना था कि बास्टील का किला का एक ईंटा नोच दिया। एक एक ईंटा नोच करके क्या किए? बेच बाज दिया, सन पापड़ी खा के जो किया होगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के टाइम में ऐसा तबाही मचाया कि आज बास्टील में एगो ईंटा तक नहीं मिलता उसका, है कि नहीं, ठीक है। तो बास्टील का किला जो है वहां पे तहस नहस कर दिया। और जब अंदर गए बास्टील का किला के अंदर, कि कितने हमारे दोस्त और भाई लोग बंद है भाई, जा करके देखा तो 7-8 गो था। और र्यूमर क्या फैला था? हजारों लोग, हजार मतलब 1000 नहीं होता, हजार तो 100,000, 99,000 कोई बोलते, ठीक है।
ओके, तो हजारों लोग बंद थे लेकिन मिला कितना? खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हालत हो गया, है कि नहीं? सोचा था कि मिलेंगे हजारों हमारे जैसे क्रांतिकारी, मिले 7-8 गो। ऊपर से और क्या सोच के गए थे कि मिलेगा बड़का बड़का राइफल, बंदूक, कि जा करके लड़ेंगे, बंदूकों मिलेगा तो ना और ज़्यादा पूरा एकदम सैनिक के साथ एकदम पूरा लड़ जाएंगे। और मिला क्या वहाँ पे? कुछ भी नहीं, खाली किला था वो। ठीक है, तो ये जो है फिर भी गुस्से में आकर के सब कुछ तहस नहस कर दिया। और उस दिन को क्या कहा जाता है, किस चीज में के रूप में मनाया जाता है? बेस्टिल डे। बेस्टिल डे कहा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन को। कब? 14 जुलाई। ये हुआ था 1789 में।